Hello friends, welcome back to our YouTube channel. In this video lecture, we will be discussing about another 100 questions of genetics and plant breeding subject. तो इसमें हम जो 101 से लेकर 200 क्वेश्चन नंबर तक जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 101 क्वेश्चंस। इन पल्सेज लिमिटिंग एमिनो एसिड आर, तो जो पल्सेज होती हैं उनमें जनरली सल्फर कंटेनिंग जो एमिनो एसिड्स होते हैं मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन, इन दोनों की कमी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, देन हम बात करें द लो न्यूरोटॉक्सिन वैरायटी ऑफ लेथायरस। तो लेथायरस की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें न्यूरोटॉक्सिन की मात्रा कम होती है? तो वो अपनी कौन सी पूसा 24, जिसमें कि अपना जो लेथायरस होता है उसमें क्या होता है, जो वो है वो पाया जाता है। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन तो उसकी कम मात्रा पाई जाती है पूसा 24 में। देन हम बात करें पूसा सुगंध 5, पूसा सुगंध PS5 जिसको हम जनरली नाम से जानते हैं, तो वो किसकी वैरायटी है? वो है किसकी? राइस की वैरायटी है। देन हम बात करें शक्तिमान, शक्तिमान किसकी वैरायटी है? प्रोटीन रिच वैरायटी है किसकी? मेज की। ठीक है, देन हम बात करें पूसा गोल्ड इज अ न्यू वैरायटी ऑफ, पूसा गोल्ड किसकी वैरायटी है? तो ये है अपनी किसकी? व्हीट की। देन हम बात करें पूसा 1088, पूसा 1103, पूसा 1105 आर न्यू वैरायटीज़ ऑफ, ये किसकी वैरायटीज़ हैं? ये हैं अपनी किसकी? चने की वैरायटीज़, मतलब चिकपी की। देन हम बात करें पूसा करिश्मा एंड महक आर न्यू वैरायटीज़ ऑफ, जो पूसा करिश्मा और महक वैरायटी हैं ये किसकी वैरायटीज़ हैं? तो ये हैं अपनी किसकी? मस्टर्ड की वैरायटी। देन हम बात करें पूसा अरुणिमा एंड पूसा सूर्या आर द न्यू वैरायटीज़ ऑफ, पूसा अरुणिमा और पूसा सूर्या ये किसकी वैरायटीज़ हैं? तो ये मैंगो की वैरायटीज़ हैं। जनरली ये वैरायटीज़ दी हैं, ये बहुत पुराने क्वेश्चन हैं तो इनसे जनरली क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो रिसेंट की वैरायटीज़ हैं जनरली क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, तो आप इन पर ज़्यादा इतना वो ना करें। ठीक है, पूर्वा ऊर्जा एंड पूसा विशेष आर द न्यू वैरायटीज़ ऑफ, तो ये किसकी वैरायटीज़ हैं? व्हीट की हैं। देन हम बात करें पूसा रत्ना जैसे न्यू वैरायटी ऑफ, तो पूसा रत्ना किसकी न्यू वैरायटी है? ये है मूंग बीन की। देन हम बात करें सोर्स ऑफ डॉर्फिंग जीन एंड व्हीट, तो व्हीट में कौन सा जीन जो डॉर्फिंग कैरेक्टर के लिए है? तो वो है अपना कौन सा? नॉरिन 10 जीन। देन हम बात करें डीजीवो जीन इज द सोर्स ऑफ डॉर्फिंग जीन इन, तो जो अपना राइस होता है, राइस में जो डॉर्फिंग जीन है डीजीवो जीन, उसके द्वारा क्या होती है? डॉर्फिंग देखा जाती है। देन हम बात करें द रेशियो ऑफ इकोनॉमिक यील्ड टू बायोलॉजिकल यील्ड से, देखो जो अपना हार्वेस्ट इंडेक्स होता है HI इक्वल टू इकोनॉमिक यील्ड, ठीक है, डिवाइड बाय बायोलॉजिकल यील्ड का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं हम हार्वेस्ट इंडेक्स। मतलब इकोनॉमिक यील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है जिसका इकोनॉमिक वैल्यू है, और कितना टोटल जितना प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट पार्ट में उसको हम बोलते हैं क्या? बायोलॉजिकल यील्ड। तो इनके रेशियो को क्या बोला जाता है? हार्वेस्ट इंडेक्स, जो कि किसने दिया था? डोनाल्ड ने दिया था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखना किसने दिया था और क्या होता है। देन हम बात करें द प्लांट टाइप कंसेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो प्लांट टाइप कंसेप्ट था वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो किया था अपना जेनिंग्स ने। जेनिंग्स ने कब? 1964 के टाइम पे इन्होंने राइस में ब्रीडिंग करते टाइम पे ये दिया था प्लांट टाइप कंसेप्ट। आप इडियो टाइप कंसेप्ट और प्लांट टाइप कंसेप्ट में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इडियो टाइप कंसेप्ट डोनाल्ड ने दिया था। देन हम बात करें देयर इज एन इंक्रीज इन अंडर ड्रॉट कंडीशंस, तो ड्रॉट कंडीशंस में किसका लेवल बढ़ जाता है? तो वो अपना जनरली एस्पार्टिक एसिड का बढ़ जाता है, प्रोलीन कंटेंट बढ़ जाता है, और इथाइलिन कंटेंट, इन तीनों का कंटेंट जब ड्रॉट कंडीशंस में क्या होता है? बढ़ जाता है। देन अपन बात करें द कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो जो वर्टिकल रेजिस्टेंस हुआ और जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ये किसने दिए थे? तो ये दिए थे अपने किसने? बंडर प्लांक ने। देन हम बात करें कंसेप्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल रेसेस, तो ये किसने दिया था? बैरस ने दिया था 1911 के टाइम पे। देन हम बात करें सोर्स ऑफ ए जीनोम इन व्हीट, व्हीट में 3 तरह के जीनोम पाए जाते हैं, जैसे कि ए, बी और डी। तो जो पूछ रहा है कि ए जीनोम का सोर्स क्या है, तो ए जीनोम का सोर्स क्या है? अपना टेट्रिकम और R2। ठीक है, टेट्रिकम, या फिर अपन कॉमन तौर पर भी देखें तो टेट्रिकम मोनोकोकम। देन बात करें अपन इन एम्फी डिप्लॉयड बिटवीन ब्रेसिका नाइग्रा एंड ब्रेसिका कंपेस्टा, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए ब्रेसिका ट्राइंगल। ब्रेसिका ट्राइंगल किसने दिया था? नेगाहारू ने दिया था, जिसमें कि मेनली देखो इस तरह का ट्राइंगल बनते हैं। यहाँ पे होगा ब्रेसिका कंपेस्टिस, यहाँ पे होगी ब्रेसिका नाइग्रा, और यहाँ पे होगी क्या? ब्रेसिका ओलेरिया। इसी को बोला जाता है ब्रेसिका ट्राइंगल। ठीक है, तो जब हम ब्रेसिका कंपेस्टिस और ब्रेसिका नाइग्रा के बीच क्रॉस करवाते हैं तो क्या बनता है? ब्रेसिका जुन्सिया। और जब हम ब्रेसिका कंपेस्टिस तथा ब्रेसिका ओलेरिया के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो क्या बनता है? ब्रेसिका रपस नेपस। ठीक है, तो इस तरह से ये
पूरा है, ये किसने दिया था, नेगाहारू ने दिया था। तो इससे हम क्रोमोसोम्स भी पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो ये सबका इसका एप्लीकेशन। देन हम बात करें हु मेड फर्स्ट इंटरजेनेरिक क्रॉस बिटवीन ब्रेड व्हीट एंड राई। तो सबसे पहला इंटरजेनेरिक क्रॉस कौन सा था, वो था कौन सा अपना टिट्रिकेल, जिसको किसने बनाया था, रिम्पू ने बनाया था 1928 के टाइम पे व्हीट तथा राई के बीच में क्रॉस करवा के। तो इसमें क्या क्या कौन थे, व्हीट की इसमें थी ईल्ड वाला कैरेक्टर, और जो राई के थे क्या, ये एडवर्स कंडीशंस को वो करने के लिए, ड्रॉट टॉलरेंस। देन हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, BTT इज एसोसिएटेड विथ। जो BTT है किससे एसोसिएटेड, तो जो बैलेंस्ड टर्सरी ट्राइसोमिक्स होते हैं वो किससे संबंधित है, इसका फुल फॉर्म है BTT का। तो देखो जब हम ट्राइसोमी पढ़ते हैं, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग में, तो ट्राइसोमी 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी ट्राइसोमी, सेकेंडरी ट्राइसोमी और टर्सरी ट्राइसोमी। प्राइमरी ट्राइसोमी में क्या होता है कि जो एक क्रोमोसोम, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्राइसोमी क्या होती है, जब 2n+1 ये कंडीशन बन रही है तो इसको बोलते हैं हम ट्राइसोमी। अब ट्राइसोमी 3 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जो प्राइमरी होता है उसमें क्या होता है 2n+1, जो 1 होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। देन हम बात करें इसमें सेकेंडरी में 2n+1, तो जो 1 है वो कैसा होगा, आइसो क्रोमोसोम होगा। और इसमें कितना होगा 2n+1, ये कैसा होगा, ट्रांसलोकेटेड होगा, ठीक है। तो इस 3 तरह के बनते हैं। तो हम जो बैलेंस टर्सरी ट्राइसोमिक्स का यूज़ करते हैं वो किसमें का यूज़ करते हैं, बारले में जनरली हम उसका यूज़ करते हैं। देन हम बात करें ट्रिप्लॉइड्स आर नॉर्मली, जो ट्रिप्लॉइड्स होते हैं वो सामान्यतः किसके क्या होते हैं, वो स्ट्राइल होते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करें, इसका बात है स्पिंच को अगर हम देखें तो उसमें क्या होते हैं, जो ट्रिप्लॉइड्स होते हैं वो हाईली फर्टाइल होते हैं। देन हम बात करें फर्स्ट मैन मेड सीरियल कौन सी है, तो वो है टेट्रिकल, जिसको रिम्पू ने बनाया था। देन हम बात करें सेल विदाउट सेल वॉल, सेल को जब हम जिसमें सेल वॉल नहीं होती उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम प्रोटोप्लास्ट। देन हम बात करें एक कंडीशन इन विच F1 प्लांट्स ऑफ एन इंटर स्पेसिफिक क्रॉस आर विगरस एंड फर्टाइल बट देयर F2 प्रोजेनी इज अ वीक एंड स्टाइल। देखो जब हमने 2 पेरेंट लिए, P1 का क्रॉस करवाया P2 से, इसका जो प्रोडक्ट बना उसको बना F1। F1 तो ठीक है, कैसा है, फर्टाइल है, और ये क्या है, और विगरस भी है, ठीक है। बट इसके द्वारा जो F2 बना है वो कैसा है, स्टाइल है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम हाइब्रिड, बना तो हाइब्रिड है बट उसका क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हाइब्रिड ब्रेक डाउन। देन हम बात करें इन एबिलिटी ऑफ ए हाइब्रिड टू प्रोड्यूस बाइबल ऑफ स्प्रिंग इज नाउन एज, ठीक है। हाइब्रिड है, उसका बाइबल ऑफ स्प्रिंग वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड स्टेरिलिटी। मतलब जो हाइब्रिड बना है वो कैसा है, स्ट्राइल है, ठीक है। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, एक हाइब्रिड ब्रेकडाउन अलग है और हाइब्रिड स्टेरिलिटी अलग है, ठीक है। देन हम बात करें टर्म हेट्रोसिस किसने दी थी, तो टर्म हेट्रोसिस दी थी अपनी किसने, सल ने दी थी 1914 के टाइम पे। तो हेट्रोसिस 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज हेट्रोसिस, दूसरी है बेटर पेरेंट हेट्रोसिस, और तीसरी है कैसी, इकोनॉमिक हेट्रोसिस। देन हम बात करें हाईएस्ट यूनिफॉर्मिटी इज अ प्रेजेंट इन, देखो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म किस में होगा। देखो अगर आप बात करो, जितने ज़्यादा आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स लेते जाओगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। देखो आप डबल क्रॉस कर रहे हो तो डबल क्रॉस में ए का क्रॉस करोगे पी के साथ, देन जो बनेगा उसका क्रॉस कराओगे आप C/D। तो इसमें हम 2 बार क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने 4 इंडिविजुअल लिए अपन लोगों ने। देन अगर हम मल्टीपल क्रॉसेस की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रॉस करते हैं। 3 वे में क्या करते हैं, A क्रॉस B क्रॉस C, तो इसमें 3 इंडिविजुअल हैं। और जब बात करते हैं सिंगल क्रॉस में क्या होगा, A का क्रॉस B के साथ करवा दिया, इसमें मतलब 2 इंडिविजुअल हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी होगी, बाकी कंपैरिजन में तो इसका आंसर हो जाएगा C। देन हम बात करें डबल टॉप क्रॉस रिफर्स टू, देखो टॉप क्रॉस और डबल टॉप क्रॉस में कभी कंफ्यूज नहीं होना आपको। सबसे पहले बात करते हैं टॉप क्रॉस क्या होता है, जब हम किसी इनब्रिड लाइन का ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़ के साथ क्रॉस करवा देते हैं तो इसको बोलते हैं टॉप क्रॉस। बट अगर हम A क्रॉस B, ये क्या बनेगा, इसका बनेगा F1, इसका क्रॉस करवा दिया ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़ के साथ, तो इसको हम बोलेंगे क्या, डबल टॉप क्रॉस, डबल टॉप क्रॉस। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। देन हम बात करते हैं द डोमिनेंट हाइपोथेसिस ऑफ हेट्रोसिस वाज प्रपोज्ड बाय, जो डोमिनेंस हाइपोथेसिस है उसको किसने प्रपोज किया था, हाइड्रोसिस की, तो वो दिया था अपना डेवनपोर्ट ने। देन हम बात करें द मेथड यूज्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ हेट्रोसिस, देखो अब अपन ने बना ली हेट्रोसिस, किसी अपन ने किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल में हेट्रोसिस आ गई, ठीक है। बट आप उसको फिक्स कैसे करोगे कि हेट्रोसिस क्या हो, कम ना हो, ठीक है, डिटोरिएट ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो एपोमेक्सिस कर दो, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग का यूज़ कर लो, देन हम उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उसमें कर सकते हैं, तो ये सभी आ जाएंगे उसमें। देन हम बात करें इन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन ऑब्टेन्ड बाय कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग इज कॉल्ड,
देखो हम 3 टर्म को समझते हैं। सबसे पहले इनब्रीड, सबसे पहले प्योर लाइन, देन सेकंड है इनब्रीड और थर्ड है क्लोन। तो जो अपना सबसे पहले लिखते हैं प्योर लाइन, प्योर लाइन किसमें सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स होती हैं उनमें बनते हैं, ठीक है। सिंगल प्रोजेनी होती है, सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की। देन हम बात करें तो जो इनब्रीड होती है वो क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेटेड कोई क्रॉप है, कैसी है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। इसमें हम जब कंटिन्यूअसली इनब्रीडिंग करेंगे तो ये जनरली क्या हो जाएगी, होमोजाइगस की नियर होगी। 100% होमोजाइगस नहीं होती बट इसमें क्या होमोजाइगस की तरह हो जाती है, ठीक है, नियरली। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इनब्रीड बोलते हैं। देन हम बात करें क्लोन, क्लोन किसमें बनता है, जो वेजिटेबली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स होती हैं उनमें क्लोन बनते हैं, ठीक है, जो कि आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट के। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, बी। देन हम बात करें प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल प्लांट ऑब्टेन्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा हाँ किसी वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप की जो स्पीसीज है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम क्लोन। देन हम बात करें प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट इज अ प्योर लाइन, ये डेफिनेशन आपको पता ही है। देन हम बात करें प्योर लाइन थ्योरी वाज गिवन बाय, प्योर लाइन थ्योरी जॉनसन ने दी थी। देन हम बात करें टर्म जेनेटिक्स किसने दी थी, वाटसन ने टर्म जेनेटिक्स दी थी। द फिनोमेना ऑफ लिंकेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, तो ये है मॉर्गन। देन हम बात करें द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज बाय, जो बीडल और टेटम थे उन्होंने न्यूरोस्पोरा क्रासा पे वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी, ठीक है। देन हम बात करें ओपेरॉन कंसेप्ट किसने दिया था, तो ये जैकब तथा मोनार्ड ने दिया था, जो कि जीन रेगुलेशन का कंसेप्ट है। देन हम बात करें डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में, was awarded the Nobel Prize in 1968 for his वर्क ऑन, जो हरगोविंद खुराना थे उनको 1968 के टाइम पे नोबेल प्राइज़ मिला था उनकी किस डिस्कवरी के लिए, तो वो मिला था जेनेटिक कोड एंड इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए, जेनेटिक कोड तथा डीएनए के इन विट्रो संश्लेषण के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट इन द सेल। देखो जिसको सेंट्रल डगमा आता है वो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कभी हो ही नहीं सकता। देखो सेंट्रल डगमा क्या होता है, सेंट्रल डगमा जो किसने दिया था, क्रिक ने दिया था, जिसमें 3 स्टेप मेनली होते हैं। जो डीएनए है उससे बनेगा एमआरएनए और एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो ये कैसा है, देखो डीएनए से जो एमआरएनए बनता है इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जबकि जब एमआरएनए से जो डीएनए बनता है, सीडीएनए बनता है, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसको टेमन तथा वाल्टीमैन ने खोजा था। और जब हम एमआरएनए बन गए, एमआरएनए से जो प्रोटीन बनती है उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन। तो इसी को पूछ रहा है वो, इनका सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले आएगा ट्रांसक्रिप्शन, ये होगा ट्रांसक्रिप्शन, देन आएगा क्या, ट्रांसलेशन, और उसके बाद होगा प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जबकि डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन ये क्या है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट एमआरएनए से प्रोटीन बनना ये जनरली नहीं होता, ठीक है। तो ये एक दिशीय है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर हम बात करें द परफॉर्मेंस ऑफ अ डबल क्रॉस हाइब्रिड ए इंटू सी इंटू क्रॉस बी इंटू डी कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। जब हमको एक डबल क्रॉस दिया है, जैसे कि ए क्रॉस सी दिया है और बी क्रॉस डी, ये डबल क्रॉस है, हाइब्रिड है, इसका हमें परफॉर्मेंस अगर कैलकुलेट करना है तो हम किस तरह से परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमको ए का क्रॉस बी के साथ और ए का क्रॉस डी के साथ इनका परफॉर्मेंस पता हो, और फिर हमें सी का क्रॉस बी के साथ और सी का क्रॉस डी के साथ पता हो, तो इन चारों का हमारे लिए ज़रूरी है। देन हमारा आंसर हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस डी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस डी, तो इन चारों का हमारे लिए ज़रूरी है, मतलब कि बी आंसर होगा इसका। देन हम बात करें द नंबर ऑफ सिंगल क्रॉसेज विल बी इक्वल टू, जो सिंगल क्रॉसेज के नंबर होंगे वो किसके इक्वल टू होंगे, n(n-1 इक्वल टू 2। देखो इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज आने वाली है तो मैं अभी बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उससे आप इजीली इनको, ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है, हम इन सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाई पेरेंटल मैटिंग ये सब उसमें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, मैट्रिक एनालिसिस वगैरह ये सभी क्लस्टर डायग्राम्स वगैरह, तो ठीक है। देन हम बात करें द नंबर ऑफ डबल क्रॉसेस विल बी इक्वल टू, जो डबल क्रॉसेस का नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, n(n-1 n-2 n-3/8, तो इसका भी आंसर हो जाएगा। देन हम बात करें नंबर ऑफ 3 वे क्रॉसेस, तो n(n-1 n-2 डिवाइड बाई 2, ये आंसर होगा इसका। देन हम बात करें द वेराइटी ऑफ वीट डेवलप फ्रॉम स्प्रिंग इनटू विंटर वीट क्रॉसेस इज अ टर्म डेज, जो वेरी सीरीज है, ठीक है, उसको अपन ने किसके, स्प्रिंग वीट और जो विंटर वीट के बीच में हमने क्रॉस कर वेरी सीरीज की जो वीट्स थी उनको बनाया था। देन हम बात करें द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन द कैरेक्टर ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड, पोलन का इमीडिएट इफेक्ट
अगर एंडोस्पर्म पे हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीनिया बोलते हैं, ठीक है। जनरली जो मक्के में देखा जाता है, और मेटाजीनिया किस में देखा जाता है, ये देखा जाता है डेट फॉर्म में, ठीक है। देन हम बात करें इन इंडिविजुअल विद गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। तो देखो कभी भी आपको हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं। देखो हैप्लॉइड क्या होता है, किसी भी स्पीसीज का एन अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जैसे अपनी गेहूँ है अपने, ठीक है, तो उसका वीट में 2n इक्वल टू कितना होता है, 42 होता है। तो इसका n इक्वल टू कितना होगा, 21 होगा। मतलब कि ये इसकी गैमेटिक नंबर, गैमेट में जितने क्रोमोसोम होंगे उसको रिप्रेजेंट करता है क्या, हैप्लॉइड। बट अगर हम इसी की जगह किसकी, इसकी मोनोप्लॉइड की बात करें तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके जो डिप्लॉइड स्पीसीज है में से जो 2n स्पीसीज है, ठीक है, ये 2n स्पीसीज है इक्वल टू, जैसे अपन ले लेते हैं 24, ठीक है, डिप्लॉइड स्पीसीज। इसके जो n नंबर आएंगे वो कितने आएंगे, 12 आएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो डिप्लॉइड स्पीसीज होती है उसी के हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर को हम क्या बोलते हैं, मोनोप्लॉइड बोलते हैं। तो इसका एक और इससे क्वेश्चन बनता है कि जो ऑल मोनोप्लॉइड्स आर हैप्लॉइड्स बट ऑल हैप्लॉइड्स आर नॉट मोनोप्लॉइड्स। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको याद करना चाहिए, ठीक है। देन हम बात करें द इंडिविजुअल्स विद 2n+1 क्रोमोसोम्स आर कॉमनली नाउन एज 2n+1 या 2n-1 अगर क्रोमोसोम्स अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो किसका एग्जाम्पल है। देखो एन्यूप्लॉइड्स में जनरली ये देखने को मिलता है, ठीक है, 2n+ या -1 ये कंडीशंस। देन हम बात करें पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन ए अनओपन्ड फ्लावर, व्हाट इज द सिचुएशन कॉल्ड। देखो भाई, आपको क्लिस्टोगेमी और चेस्मोगेमी में कभी कंफ्यूज नहीं होना। क्लिस्टोगेमी में क्या होता है, पॉलिनेशन अनओपन्ड फ्लावर में होता है, और जो फ्लावर पॉलिनेशन के बाद भी कभी ओपन नहीं होता तो वो है क्लिस्टोगेमी। अगर पॉलिनेशन के बाद, पॉलिनेशन तो अनओपन्ड में होगा, बट अगर पॉलिनेशन के बाद अगर अपना फ्लावर ओपन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम चेस्मोगेमी। तो इसमें क्या बोला है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन अनओपन्ड फ्लावर बट इज सिचुएशन कॉल्ड, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्लिस्टोगेमी, ठीक है। द सिचुएशन इन विच वन जीन हाइड्स द इफेक्ट ऑफ ए सेकेंड जीन व्हेन द बोथ आर प्रेजेंट इन ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड। देखो ये एपिस्टेसिस के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। एपिस्टेसिस जीन क्या है, दो कंडीशन क्या है, ये इंटर यानी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, जिसमें कि एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, एपिस्टेसिस बोलते हैं। देन हम बात करें इन इंडिविजुअल विद 2n-1 क्रोमोसोम कंस्टिट्यूशन इज कॉल्ड। देखो मोनोसोमी में आपको चार चीज़ों में कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक होता है 2n-2, 2n-1, 2n+1 और 2n+2। जो 2n-2 है उसको बोलते हैं नलीसोमी, क्या बोलते हैं, नलीसोमी। देन 2 इसको बोलते हैं मोनोसोमी, 2n+1 इसको बोलते हैं ट्राइसोमी, और इसको बोलते हैं क्या, टेट्रासोमी। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होगा, ठीक है, चारों को में अगर 2n-1 है और इसमें से अगर एक और माइनस हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, डबल मोनोसोमी बोलेंगे। और अगर अपना 2n-2 है, इसमें से एक और 2 माइनस हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, डबल नलीसोमी बोलते हैं। तो इस तरह से माइनस, और अगर माइनस उसी नंबर पर लग रहे हैं तो उसको डबल और ट्रिपल बोल सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल्फिंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा कथन सेल्फिंग के सापेक्ष में सही है। तो सेल्फिंग क्या करती है, जनरली ये होमोजाइगोसिटी को बढ़ाती है और हेटेरोजाइगोसिटी को रिड्यूस करती है, ये पॉइंट याद रखना। तो इस हिसाब से आप कंसेप्ट लगा सकते हो। देखो इट इंप्रूव्स हेटेरोजाइगोसिटी, गलत। इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द हेटेरोजाइगोसिटी, ये भी गलत, क्योंकि हेटेरोजाइगोसिटी को रिड्यूस करती है। इट रिड्यूस हेटेरोजाइगोसिटी, सी आंसर इसका सही होगा। डन। देन हम बात करें टिट्रिकेल से। तो जो टिट्रिकेल है वो कैसा है, इंटरजेनेटिक, मतलब कि दो जेनेरास के बीच में क्रॉस करवाया है, व्हीट और राई के बीच में, तो जिसके कारण अपने को टिट्रिकेल बना, ये रिम्पू ने क्रॉस करवाया था, ठीक है। देन हम बात करें कैवेज इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड ओइंग टू। जो कैवेज है वो क्रॉस पॉलिनेटेड है किस कारण से। देखो कैवेज में क्या होता है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, पोलन तो बन रहे हैं बट वो क्या होगा, फीमेल को फर्टाइल नहीं कर पाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इन मेज क्रॉस पॉलिनेशन अकर टू। मक्के में क्रॉस पॉलिनेशन मुख्यतः किस कारण से होता है। तो मक्के में क्रॉस पॉलिनेशन का मुख्य कारण है प्रोटेंट्री, मतलब कि जो मेल होगा वो पहले मैच्योर हो जाएगा फीमेल की कंपैरिजन में। तो ये किसका कारण होता है, प्रोटेंट्री। जबकि हम बाजरे में बात करें तो बाजरे में क्या, प्रोटोगाइनी देखने को मिलती है। देन हम बात करें बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग इज ए सूटेबल फॉर। जो बल्क मेथड अपन यूज़ करते हैं ब्रीडिंग में वो किसके लिए सूटेबल है, जो स्मॉल
सीड क्रॉप्स होती हैं उनमें जनरली हम बल्क मेथड का यूज़ करते हैं। देन हम बात करें इन शुगर कैन ब्रीडिंग द इनिशियल सिलेक्शन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इज डन। देखो शुगर कैन में हम जो सिलेक्शन करेंगे कौन सी अवस्था से, इनिशियल सिलेक्शन हम स्टार्ट कर देंगे, तो हम जनरली F1 बनते ही इसमें सिलेक्शन स्टार्ट कर देंगे। देन हम बात करें इन ए सिंथेटिक वेराइटी ऑफ मेज प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग 10 लाइन्स द लॉस ऑफ एक्सेस विगर इन F2 जनरेशन विल बी। देखो हमने एक सिंथेटिक वेराइटी बनाई 10 क्या लाइन लेके, ठीक है। अगर उसकी क्या होगा F2 जनरेशन में जो पहुँच चुकी तो उसमें कितने % तक उसमें लॉसेस हो सकता है, कितना उसके रेशियो में लॉसेस हो सकता है, तो हमने इसके 1/10 मतलब जितनी लाइन आप लोगे उसके ही प्रोपोर्शन में दोगे तो आप कितना 1/10 इसमें लॉसेस हो सकता है। देन हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 160, ये है द इक्विलिब्रियम इन ए रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन इज disturbed by selection, mutation, inbreeding, migration and genetic drift. In which situation the population may regain its original composition? देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये किससे क्वेश्चन है, हार्डी और विनबर्ग का जो कंसेप्ट है उससे संबंधित है। मतलब कि अगर कोई रैंडम मैटिंग, हार्डी विनबर्ग लोग क्या कहता है, रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन में जीन तथा जीनोटाइप की जो अपना फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जब तक उसमें सिलेक्शन ना हुआ हो, म्यूटेशन ना हुआ हो, इनब्रीडिंग नहीं हुई हो, माइग्रेशन नहीं हुआ हो और उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट वगैरह इनमें से कोई ना हो रहा हो, तो उसमें क्या होती है, जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। P + Q = 1 ये हो गया। देन अपन बात करें P² + 2PQ + Q² = 1, तो ये इसका फॉर्मूला है। देन अपन बात करें तो बोल रहा है कि अगर क्या हो रहा है, किससे डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है, इनमें से किसके द्वारा डिस्टर्ब हो गई है, बट उसको वो रीगेन कर सकता है। तो देखो म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन में रिकरेंट होता है या तो म्यूटेशन बदल भी सकता है, ठीक है, रिवर्स भी हो सकता है म्यूटेशन, तो इसके कारण क्या हो सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसीज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज में आ सकती है। देन हम बात करें कंसीडर द फॉलोइंग जीनोटाइप्स, ब्रीडिंग लाइन्स, लैंड रेसेस, वैरायटी अंडर कल्टिवेशंस, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज इन टर्म्स देयर इंपॉर्टेंस टू फार्मर्स। देखो ब्रीडिंग वैल्यू, ब्रीडिंग लाइन्स हुई, लैंड रेसेस हुए, वैराइटीज़ और जो कल्टिवेशन वैराइटीज़ चल रही हैं, इन तीनों में से फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंस अगर देखें तो किसका सबसे पहले आता है। देखो सबसे पहले लैंड रेसेस आएंगे, देन इसके बाद जो वैराइटीज़ कल्टिवेशन में चल रही हैं वो, और उसके बाद आती है अपनी कौन सी, ब्रीडिंग लाइन्स। देन हम बात करें द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट कैन बी नॉट बी डिवाइडेड, that cannot be divided but is interchangeable among unit refers to। देखो जब बेंजर ने अपना इकोलाई के जो R2 लोकस थी उस पर जब काम कर रहे थे वो, तो उन्होंने जो 3 टर्म्स दी थी, सबसे पहले तो रेकॉन, सिस्टॉन और म्यूटॉन, ठीक है। तो जो म्यूटेन होती है वो क्या होती है, म्यूटेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट है। रेकॉन क्या है, रिकॉम्बिनेशन की सबसे यूनिट है। और जो सिस्टॉन है वो क्या है, सबसे छोटी यूनिट है स्ट्रक्चर जीन्स की, ठीक है। तो ये तीनों देखने को मिलती हैं। अगर आपको इससे और भी अगर जानना है तो इसमें मैंने बेंजर्स के एक्सपेरिमेंट पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा अपना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो डिवाइड नहीं की जा सकती बट वो इंटरचेंजेबल है, मतलब कि रिकॉम्बिनेशन कर सकती है, अमंग यूनिट्स रिफर्स टू, ठीक है। तो जो रिकॉम्बिनेशन कर सकती है वो कौन सी होगी, वो होगी अपनी रेकॉन। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द polishable reason for availability of most of the tomato varieties in the market to be almost uniformly oval shaped and firm। मतलब कि क्या कारण हो सकता है कि जो अपने लिए मार्केट में टमाटर की अधिकांश वैरायटी मिलती हैं वो क्या होती हैं, ओवल होती हैं और फिर्म होती हैं, ठीक है। तो इसको पीछे क्या कारण है, देखो जैसे जैसे डाइवर्सिटी रिड्यूस होगी, रिडक्शन होगा डाइवर्सिटी के कारण, तो क्या होगी, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, मतलब उनके जो कैरेक्टर होंगे वो एक जैसे होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रिडक्शन इन द जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये क्या है अपने लिए बहुत एक एडवर्स इफेक्ट है जनरली ब्रीडिंग का, नैरो बेस होता जा रहा है धीरे धीरे। देन हम बात करें इन ए क्रॉस इफ वी गेट 8 टाइप्स ऑफ गैमेट फ्रॉम बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट द रिजल्टेंट सेल्फिंग विल बी प्रोड्यूस ए रेशियो। हमको 8 टाइप्स के गैमेट मिले हैं तो उससे हम मेल और फीमेल के, देन हमको सेल्फिंग कराने पे क्या प्रोड्यूस होगा, तो इसका जनरली ये ट्रिप्लॉइड क्रॉस है, 9:3, 27:9, 3 बार 9, 3 बार 3 और 1, ये आप इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। सीडलेस वाटरमेलन है, जो सीडलेस वाटरमेलन होते हैं वो जनरली ट्रिप्लॉइड होते हैं, इनको जापान में विकसित किया गया था। जब हम टेट्राप्लॉइड फीमेल का क्रॉस डिप्लॉइड मेल के साथ क्रॉस करवाते हैं तो हमको ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन मिलते हैं जिनमें कि सीड नहीं होते, इनका बहुत ज़्यादा भी धीरे धीरे चलन बढ़ रहा है, ठीक है। देन हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग राइस वैरायटी हैज़ बीन डेवलप्ड थ्रू इंड्यूस्ड म्यूटाजेनेसिस। तो इनमें से ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसको हमने राइस में म्यूटाजेनेसिस द्वारा विकसित किया है, मतलब कि ये
पूछ रहा है कि कौन सी वैरायटी म्यूटेंट वैरायटी है राइस की, तो जो जगन्नाथ वैरायटी है, जगन्नाथ और प्रभावती, ये म्यूटेंट वैराइटीज है राइस की। देन हम बात करें इन बैक क्रॉस ब्रीडिंग, 160 क्वेश्चन, इन बैक क्रॉस ब्रीडिंग रिपीटेड क्रॉसिंग विद रिकरेंट पेरेंट इज डन। देखो जब हम बैक क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में देखो जब हम बैक क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। एक होता है क्या, रिकरेंट पेरेंट, और दूसरा होता है नॉन रिकरेंट पेरेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, ये क्या करता है, इसमें एक सुपीरियर कोई वैरायटी होती है, ठीक है, जिसमें हमको वो पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या करना हो, डालना हो, ठीक है। और जो नॉन रिकरेंट वैरायटी वो क्या होती है, डोनर वैरायटी होती है, मतलब कि जिसमें हमें जो कैरेक्टर हो जिसको डोनेट करना है वो इसमें रहता है, तो इसको हम ओनली एक ही बार क्रॉस में यूज़ करते हैं, ठीक है। बट हम जो रिकरेंट वैरायटी है, नाम से पता चल रहा है रिकरेंट वैरायटी, ठीक है, मतलब इसका हम बार बार क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि इसका जो जेनेटिक बैकग्राउंड है वो क्या होता जाएगा, आता जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर एक बैक क्रॉस में 50% 1/2 के रेशियोज में आता है, ठीक है। तो ये है तो रिकरेंट पेरेंट और नॉन रिकरेंट पेरेंट। तो रिकरेंट पेरेंट से हम बार बार क्रॉस क्यों करवाते हैं, ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या है कि हमको कंप्लीटली रिकवर करना होता है जीनोटाइप ऑफ द रिकरेंट पेरेंट। देन हम बात करें इन एपोमिक्सिस द प्रोजेनी क्लोजली रिसेंबल। देखो एपोमिक्सिस में क्या होती है, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो रहा है, सीड डेवलपमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो किसके, फीमेल पेरेंट के जनरली क्या होगा, तरह दिखेगा, ठीक है, इनके कैरेक्टर ही शो करेगा। देन हम बात करें सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर स्टैंडर्ड कमर्शियल वैराइटीज कॉल्ड। देखो जब मैं बता रहा था हेट्रोसिस 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करें एवरेज हेट्रोसिस, ठीक है, दूसरी हो गई कौन सी, बेटर पेरेंट हेट्रोसिस, और तीसरी हो गई कौन सी, इकोनॉमिक हेट्रोसिस। तो एवरेज हेट्रोसिस क्या है, मतलब पेरेंट P1 इंटू P2 का जब हमने क्रॉस करा, एक है मतलब 6 का और ये है 10 का, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एवरेज आ जाएगा, मतलब कि जो F1 है वो कैसा आएगा, 8 स्कोर दे दिया उसने, मतलब 6 और 10 के बीच में आ गया, मतलब एवरेज आ गया। देन हम बात करें बेटर पेरेंट हेट्रोसिस, तो पेरेंट 1 का 6 है, पेरेंट 2 का कितना है, 10। जो अपना पेरेंट सबसे अच्छा है उससे अगर अच्छा उत्पादन दे रहा है, मतलब कि जैसे 12 उत्पादन अगर दे दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेटर पेरेंट हेट्रोसिस बोलेंगे, ठीक है। बट अगर हमको इकोनॉमिक हेट्रोसिस देता है की बात कर रहे हैं तो हम उस टाइम पे पेरेंट से हट के हम मार्केट में जो सबसे अच्छी वैरायटी है, मतलब कि मार्केट में सबसे अच्छी वैराइटीज़ का अगर प्रोडक्शन 15 किलोग्राम है, ठीक है, तो हम उस टाइम पे देखेंगे अगर हमारी वैराइटीज़ ने 16 किलोग्राम अगर वो उत्पादन दिया, मतलब कि इससे अगर ज़्यादा दिया उत्पादन, तो हम उसको रखेंगे इकोनॉमिक हेट्रोसिस के जरिए, जिसको जो ही हमारे जनरली इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, इकोनॉमिक हेट्रोसिस। तो इसमें बोला सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर स्टैंडर्ड कमर्शियल वैराइटीज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इकोनॉमिक हेट्रोसिस। देन हम बात करें इनब्रिड लाइन्स इन अ मेज आर मेंटेन बाय। देखो जब हम बात करते हैं मेज में इनब्रिड लाइन्स को मेंटेन करने की तो हम सेल्फ पॉलिनेशन द्वारा मेंटेन करते हैं, बट अगर हम सिंथेटिक और कंपोजिट वेराइटीज़ के मेंटेनेंस की बात करें तो हम उनको जल्दी ओपन पॉलिनेशन द्वारा मेंटेन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इज लोकेटेड। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है वो कहाँ पे है, तो वो एक अपना कहाँ पे, नई दिल्ली, ठीक है। ये कब बना था, 1976 में बना था, जिसका मुख्य काम होता है इंट्रोडक्शन करना किसका, हॉर्टिकल्चरल और एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स हैं उनका जनरली, ठीक है। ईसापुर में इसका एक फार्म भी है और भी बहुत ज़्यादा। देखो अगर आपको कोई से भी क्वेश्चंस में अगर आपको थोड़ा भी डिफिकल्टीज आ रही हो अगर प्लांट ब्रीडिंग में, तो मैंने पर्टिकुलर रिवीजन वाले टॉपिक्स डाले हैं, अपलोड किए हैं, आप ब्रीडिंग की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उससे आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी ब्रीडिंग, तो ठीक है, उसको भी आप एक बार देखें। द कंपोनेंट लाइन्स यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट वेराइटीज़ ऑफ मेज। देखो जब हम कंपोजिट वेराइटीज़ बना रहे होते हैं उस टाइम पे जनरली हम इनब्रिड लाइन्स का यूज़ करते हैं, बट इन लोगों ने इसमें दिया है आंसर ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़, ठीक है। देन हम बात करें म्यूटेशन ड्यू टू द चेंज इन जीन बिकॉज। देखो म्यूटेशन किस कारण से यूज़ हो सकता है, तो म्यूटेशन बहुत ज़्यादा कारण हो सकते हैं, लॉस हो सकता है, एडिशन हो सकता है, ठीक है, इसके बाद रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो इन सभी से क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। फिर हम बात करें द केमिकल म्यूटेजेंस यूजली इंड्यूसेस। जो केमिकल म्यूटेजेंस होते हैं, देखो फिजिकल म्यूटेजन होते हैं, दूसरे होते हैं केमिकल म्यूटेजन। हम बात करें फिजिकल म्यूटेजेंस की तो ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरे होते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब हम आयोनाइजिंग रेडिएशन का भी क्लासीफाई करें तो इसको हम मुख्यतः दो तरह से करते हैं, एक तो पार्टिकुलेट आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरी होती है नॉन पार्टिकुलेट। तो पार्टिकुलेट में कौन सी आती है, अल्फा और बीटा, ठीक है,
और नॉन पार्टिकुलेट में कौन सी आएंगी, गामा रेज और एक्स रेज। देन हम बात करें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कौन सी हैं, जो अपनी यूवी रेडिएशंस होती हैं वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। इसके बाद हम बात करें जो आपने केमिकल म्यूटेजेंस के बारे में, तो केमिकल म्यूटेजेंस में बहुत सारे होते हैं, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, मिथाइल मिथाइल सल्फोनेट वगैरह, ठीक है। इसके बाद जो डाई होती हैं एक्रोफ्लेविन्स प्रोफ्लेविन्स वगैरह, तो ये सब भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो वो जनरली क्या क्रिएट करते हैं, वो जीन म्यूटेशंस क्रिएट करते हैं। देन हम बात करते हैं साइब्रिड क्या होता है। साइब्रिड होता है हाइब्रिड फॉर्म बाय द सेल डिवीजन। तो जो सोमेटिक हाइब्रिड होता है उसको हम बोलते हैं साइब्रिड, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं लेना। देन हम बात करें रिवर्जन अकर्स ड्यू टू, तो रिवर्जन किसके कारण होता है, तो ये अपना क्या होता है, म्यूटेशन के कारण रिवर्जन देखने को मिलता है। जनरली पहले ही बता दिया कैसे होता है, ठीक है। देन हम बात करें ब्रीडिंग मेथड फॉर ट्रांसफरिंग मोनोजेनिक डिसीज रेजिस्टेंस फ्रॉम द वाइल्ड स्पीसीज टू इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ वीट। देखो जब हमको कोई मोनोजेनिक ट्रेट को अगर अपने लिए एक वेराइटीज से दूसरी वेराइटीज़ में अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम जनरली बैक क्रॉस ब्रीडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हम बात करें फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो देखो फिजिकल बेसिस क्या है लाइफ का, वो है प्रोटोप्लाज्म। जैसे कि हक्सले ने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, तो ये आप 12th के अकॉर्डिंग याद रखें क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज अ प्रोटोप्लाज्म। देन हम बात करें बॉटेनिकल, पाइनएप्पल क्या है, पाइनएप्पल एक प्रकार का सोरोसिस टाइप का फ्रूट है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देन हम बात करें फर्स्ट हाइब्रिड इन अ पल्सेस, अरहर इज अ इंडिया डेवलप्ड थ्रू जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। देखो सबसे पहले जो अरहर है जिसको हम रेड ग्राम भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें पहला जो हाइब्रिड बना था उसको हमने जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी दोनों बनाया था, तो उसका नाम क्या था, ICPH8 था, ठीक है। देन हम बात करें फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड वैरायटी वर्ल्ड में जो डेवलप की गई है वो भारत में विकसित की गई है, ठीक है। CT पटेल ने इसको विकसित किया है, गुजरात के सूरत स्टेशन में विकसित किया गया है, इसको 1970 में बनाया था, ठीक है। इसका क्रॉस किस किस के बीच में क्रॉस है, ये है गुजरात 67 इंटू अमेरिकन नेक्टरलेस जो वैराइटीज़ है उनके बीच में क्रॉस है, और इसका नाम क्या है H4 हाइब्रिड 4। देन हम बात करें डॉक्टर CR रॉय इज़ अ फेमस प्लांट ब्रीडर वर्किंग ऑन, तो जो अपने CR रॉय जो प्लांट ब्रीडर थे वो उन्होंने किस पे काम किया था, उन्होंने सोरगम पे काम किया है। देन हम बात करें इन विच क्रॉप द फर्स्ट ट्रांसजेनिक वाज डेवलप्ड, तो सबसे पहले जो टोबैको था उसमें अपन ने क्या बनाए थे, ट्रांसजेनिक क्रॉप डेवलप की गई थी। देन हम बात करें फ्लावर्स आर इज अ वैरायटी ऑफ, तो फ्लावर्स आर टमाटो की वैरायटी है जिसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। देन हम बात करें द कैपेसिटी ऑफ अ सेल टू डेवलप्ड इनटू अ कंप्लीट प्लांट, एक पर्टिकुलर सेल से हम एक पूरा प्लांट बना सकते हैं, ये सेल की क्षमता जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी, ठीक है। देन हम बात करें बल्बोसम टेक्निक इज यूज्ड इन बार्ली, देखो बार्ले में हम कौन सी बल्बोसम जो टेक्निक उसका यूज़ करते हैं जनरली हैप्लॉइड्स प्रोड्यूस करने में। देन हम बात करें व्हीट इज़ ए नेचुरली, जो व्हीट है गेहूँ कैसा है, गेहूँ में 3 तरह के जीनोम पाए जाते हैं, A B और D। ये कैसा है, देखो सबसे पहले तो पता हुआ आपको एलो पॉलीप्लॉइड देखते ही पता चल गया, और इसके साथ कौन सा है, सेगमेंटल एलो पॉलीप्लॉइड है, तो ठीक है कोई कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। देन हम बात करें कॉल्चीसिन इंटरफेरेंस पे, देखो कॉल्चीसिन से आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो जान लेने चाहिए जिससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कॉल्चीसिन की डिस्कवरी किसने की थी, ब्लैक कैसले एंड नेवल ने। कॉल्चीसिन प्राप्त कैसे होता है, कॉल्चीसिन अल्टीमम ये क्या करती प्रोड्यूस करता है, ये पॉलीप्लॉइडिंग प्रोड्यूस करता है, या क्रोमोसोम डबलिंग में इसका यूज़ किया जाता है, मतलब क्रोमोसोम को डबल करने में। देन हम बात करें ये कैसे काम करता है, तो ये क्या होता है, गुणसूत्र को जो मेटाफेज अवस्था होती है उसमें क्या कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है। क्या होता है इसमें, जो मेटाफेज अवस्था में ये स्पिंडल फाइबर के निर्माण को रोक लेता है, जिससे कि जो क्या होता है एनाफेज अवस्था में ये जो सेग्रीगेशन नहीं कर पाते, ठीक है, क्रोमोसोम, तो इसके कारण क्या होता है क्रोमोसोम डबलिंग यूज़ करते। अब देखो क्वेश्चंस देखो आप इजीली लगा लोगे। कॉल्चीसिन इंटरफेयर्स विद फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। देन बात करें कॉल्चीसिन इज जनरली यूज्ड फॉर क्रोमोसोम डबलिंग, बाकी क्वेश्चन पूछे नहीं लेकिन वो भी आते हैं एग्जाम्स में। देन बात करें सम टोटल ऑफ डिलीटोरियस जीन्स प्रेजेंट इन स्पीसीज नाउन एज, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में जितने भी डिलीटोरियस जीन्स हैं या हानिकारक जीन्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक लोड। देन हम बात करें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, तो ये अपने कौन से सर्टन एंड बावेरी ने दी थी। देन अगर हम इसके बात करें मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस इज गिवन बाय, तो जो मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस है ये किसने दी थी, तो ये दी थी अपनी निल्सन और एहले थे, इन्होंने निल्सन एहले ने मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस दी थी। देन और देखो इससे थोड़े पहले मैंने बताया था जो सेंट्रल डगमा के बारे में, उसमें बताया था एक ट्रांसक्रिप्शन होता है एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो इसमें पूछा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम और क्या बोलते हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल्सो नाउन एज, तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें mRNA से क्या बनता है, cDNA बनता है। तो इस प्रोसेस को हम सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था, इसको टैमिन तथा वाल्टीमेयर ने डिस्कवर्ड किया था, इसी कारण इसको टैमिनिज्म भी कहा जाता है। देन हम बात करें RFLP इज ए, तो देखो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमार्फिज्म इज ए
मॉलिकुलर मार्कर, तो ये किस तरह का मार्कर है, ये एक मॉलिकुलर मार्कर है, ठीक है, जो कि फ्रैगमेंट की लेंथ के अकॉर्डिंग पॉलीमॉर्फिज्म प्रोड्यूस करता है। अगर इस पर भी एक वीडियो अपलोड कर रखी है हमने, अगर आपको इससे रिलेटेड पढ़ना है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। देन बात करें हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का फादर कौन है, मेंडल है, ये तो आपने हर जगह पढ़ा हुआ है। देन हम बात करें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज सोन बाय, तो वाटसन और क्रिक ने 1953 के टाइम पर डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बताया था, ठीक है। देन हम बात करें द F2 रेशियो देन कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, देखो कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का F2 में रेशियो कितना आता है, तो ये भी बहुत सरल है, 9:7 कॉम्प्लीमेंट्री जीन में, ठीक है, कितना होता है 9:7। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जस्ट बाद पूछ लिया द टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, इसी का पूछ रहा है वो टेस्ट क्रॉस रेशियो, तो इसका टेस्ट क्रॉस रेशियो कितना होता है 1:3। 1:3 क्यों आएगा, क्योंकि ये इसकी 3 रैंक बनती हैं, कैसे 3, 3 और 1, एक में 3 आएंगे, एक में 3 तरह के आएंगे और एक में 3 तरह के आएंगे, तो ये इसका कैसा बनता है 1:3 टाइप का, तो ये इसका टेस्ट क्रॉस रेशियो है। और इससे भी रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो जेनेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पे वीडियो देखना। देन हम बात करें द F2 रेशियोज इन पॉलीमेरिक जीन एक्शन, F2 रेशियोज क्या होगा पॉलीमेरिक जीन एक्शन में, तो वो होगा कब ना 9:6:1। देन हम बात करें ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व्स, देखो ट्रांसलोकेशन और क्रॉसिंग ओवर में आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जबकि ट्रांसलोकेशन किसके बीच में होता है, नॉन होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच में ट्रांसलोकेशन होता है। तो ये हमने 200 क्वेश्चन हैं, इनको डिस्कस कर लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो ईजिली प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू सो मच।